गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज पुनः आप सभी लोगों का पार्थ एजुकेशन के इस मंच पर स्वागत है। मैं मुश्ताक अहमद आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूँ। समुद्र विज्ञान हमने कहा था शुरू है आपके सिलेबस के अनुसार। उसमें हम लोग महासागर के नीतल का उच्चावच को पढ़ चुके हैं, ओशियन डिपॉजिट महासागरीय निक्षेप पढ़ चुके हैं, और तीसरा जो टॉपिक हम आज है आपका वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, टॉपिक है महासागरीय जल का तापमान, जो आपको पढ़ना है। महासागरीय जल का तापमान आपको पढ़ना है। जहां से सवाल पूछे जाते हैं। सब लोगों को पुनः एक बार गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय राम जी की। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से सवाल कौन कौन से बनते हैं, कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, ये पहले हम लोग चर्चा कर लें, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक को क्रमशः आगे लेकर के बढ़ेंगे। लंबा टॉपिक है, सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक में जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो तापमान की अवधारणा, इसमें वितरण, महासागरों में जल का क्षैतिज वितरण से भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ महासागर कैसे गर्म होता है, महासागर के ऊष्मन की प्रक्रिया क्या है, हीटिंग प्रोसेस ऑफ ओशियन। दूसरा है महासागर के शीतलन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है कि वे कौन कौन से कारक हैं जो महासागर के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं, यानी कारकों से सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर हैं यहाँ पर आपको सवाल पढ़ने हैं। अब कारक में पहला है कि क्या अक्षांशीय परिवर्तन के साथ साथ महासागरों के तापमान में परिवर्तन होता है या नहीं, इस पर विचार करना है। महासागरों के तापमान में परिवर्तन होता है या नहीं, इस पर विचार करना है। अगर होता है
तो कौन से कारक प्रभावित करते हैं? कौन से कारक जिम्मेदार हैं? फिर उसके बाद अक्षांशीय परिवर्तन के बाद जो आपको पढ़ना है वह है ऋतुओं में बदलाव के साथ साथ, ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ ऋतुओं में परिवर्तन के साथ 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 क्या महासागर का तापमान बदलता है? ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ क्या महासागर का तापमान परिवर्तित होता है? इस पर भी आपको विचार करना है। इस पर भी आपको विचार करना है। तीसरा है स्थलीय प्रभाव के कारण क्या महासागर का तापमान प्रभावित होता है? प्रभावित होता है। और जब इतना विचार कर लेंगे तब आपको विचार करना है कि क्या एल्बिडो, जो आपको पहले पढ़ा चुके हैं, क्या एल्बिडो और महासागरी जलधाराएं महासागरी जल के तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करती हैं या नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। अभी तक तो आप लोग केवल ट्रायल देख रहे थे, ओशियन निक्षेप और महासागरी जल के ओशियन निक्षेप और महासागर नीतल उच्चावच में कोई ऐसा चीज नहीं था जहां पर मैं आपको बुलंदियों पर ले सकूं, लेकिन आज मैं आपके दिमाग का पूरा कसरत करा के छोड़ूंगा, टेंशन न लीजिए। ठीक है, तो मेरा सवाल जो टॉपिक है ये आपको विचार करना है। यहाँ हर जगह से सवाल पूछे जाते हैं। तापमान की अवधारणा में वितरण और क्षैतिज वितरण पर विचार करना है। ठीक है, अब वितरण में भी विचार करना है कि महासागर के जल, एक टॉपिक यहाँ पर और आप विचार करेंगे कि क्या महासागरी जल का तापमान का कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं भी होती हैं कि नहीं होती। ठीक है, ये सारा टॉपिक में ये सारे चीजों पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, जो लोग भी आपके मित्र, यार, दोस्त अभी तक मार्केट में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और उनको भूगोल एक समस्या उत्पन्न करता है परीक्षाओं में पढ़ने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो कई लोगों का कमेंट आया कि सर नाम से हम लोगों को लगता था कि आप काफ़ी एजेड होंगे। ठीक है, लोग कहते थे कि जो है सर आपका एज ज़्यादा होगा। नहीं है, जैसा हूँ आपके सामने हूँ। ठीक है, ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब एज ज़्यादा नहीं तो कहाँ से लाया जाए, धीरे धीरे हो जाएगा ज़्यादा, बढ़ोतरी आ जाएगी, परेशान ना होइए। ठीक है, जो लोग भी इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनसे उनको फ़ोन करके बुला लीजिए, बता दीजिए कि क्लास शुरू हो चुका है, आप गैप मत करिए। ठीक है, घंटे लगातार 6 बजे सारे काम को करके फ्री हो जाया करिए और 6 से लेकर के, आज टॉपिक बड़ा है, हो सकता है 2 घंटा लग जाए पढ़ाने में। आते हम लोग टॉपिक पर, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कीमती है।
ठीक है। अब इस पर हम लोग क्रमवार विचार करेंगे, इसका इस पर विचार करेंगे, इस पर विचार करेंगे, इस पर विचार करेंगे, इस पर विचार करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग टॉपिक वाइज शुरुआत करते हैं। जो पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है महासागर जल के तापमान। देखिए, जहां से सवाल पहली बार पूछता है वह यह है कि क्या तापमान के प्रभाव से तापमान के प्रभाव से, अब कहाँ के तापमान के प्रभाव से, टॉपिक पहले ही लिख दिया हूं, महासागरीय जल के तापमान के प्रभाव से। ठीक है, तो तापमान के प्रभाव से महासागर का तापमान, लवणता, सैलिनिटी, महासागर का डेंसिटी, ठीक है, आयतन, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तापमान के प्रभाव से महासागर के टेम्परेचर, महासागर जल के तापमान के प्रभाव से महासागर के तापमान पर, एस फॉर सैलिनिटी पर, डी फॉर डेंसिटी घनत्व पर, उसके आयतन पर, इन सब पर क्या सवाल पड़ता है। नहीं, रविवार को क्लास नहीं था, चलिए आइए यहाँ पर। कोचिंग में अभी विशाल पाल जी ऑफलाइन क्लास नहीं शुरू हो रही है, नवंबर के लास्ट तक खुलने की संभावना है। अंकित कुमार शैमन बोल रहे हैं कि सर 7 बजे मार्केटिंग का समय होता है, तो ठीक तो है, थोड़ा सा लेट जाइए या पहले 5 से 6 मिनट निपटा दीजिए। पढ़ने के लिए दुनिया में लोग पता ना क्या क्या करते हैं, हम लोगों को तो केवल मार्केटिंग का 1 घंटा समय इधर उधर शिफ्ट करना है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर। देखिए, 2 फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, दिमाग में बैठा लीजिएगा। T इज प्रोपोर्शनल टू S और T इज प्रोपोर्शनल टू 1/D होता है। एकदम इसको दिमाग में फार्मूले की तरीके से बैठा लीजिएगा। T इज प्रोपोर्शनल टू S होता है और T इज प्रोपोर्शनल टू 1/D। T इज प्रोपोर्शनल टू S का मतलब हो गया कि तापमान और लवणता में समानुपाती संबंध होता है, और फिर उसके बाद तापमान और महासागरीय जल के घनत्व में विलोमानुपाती संबंध होता है। ठीक है, इन दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे क्रमवार, और यहीं से आपसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, पहला चीज देखिएगा, बोर्ड देखिए, जब हम महासागर के जल का तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ेगा, तो महासागर में वाष्पीकरण का दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब वाष्पीकरण बढ़ेगा तो महासागर के जल का जो लवणता है, लवणता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी सैलिनिटी बढ़ जाएगी। और उसी तरीके से जब हम तापमान को कम करेंगे तो वाष्पीकरण कम होगा, और वाष्पीकरण के कम होने के बाद जो है लवणता भी क्या हो जाएगा, कम होगा। सीधा उल्टा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या। सीधा सा कंसेप्ट हमने बताया था बेसिक क्लास में, जब आपको वाष्पीकरण पढ़ा रहे थे। हमने कहा था कि 5 चम्मच नमक को अगर हम 1 गिलास पानी में, ध्यान से समझिएगा, 5 चम्मच नमक ले लिया और 1 गिलास पानी में घुला करके उसको छत पर रख करके चले आए। 1 हफ्ते बाद जब जा करके देखे हमने, जब हम लोगों ने देखा उस गिलास को, तो उसमें का पानी भाप बन करके उड़ चुका होगा, और वह पानी यदि आधा गिलास बचता है तो अब आधा गिलास पानी में 5 चम्मच नमक बचेगा ना। तो मतलब क्या हुआ कि वाष्पीकरण हुआ तो पानी कम हो गया, और जब पानी कम हुआ तो उसमें जो घुले हुए पदार्थ हैं उसकी मात्रा उतनी ही अगर रहती है तो पानी कम हो गया ना। तो पानी कम हो गया तो क्या हो जाएगा, लवणता बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, अभी तुरंत स्टार्ट किया हूं। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जितना हमने पढ़ाया वो समझ में आया कि पानी को वाष्पीकृत करा देंगे, जल को वाष्पीकृत कराएंगे तो घुले हुए पदार्थ जो है उतने ही रहें, लेकिन जल तो कम हो गया ना। तो जब जल कम हो जाएगा तो लवणता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। और ठीक उल्टा वाष्पीकरण नहीं करा रहे, तो वाष्पीकरण नहीं करा रहे हैं तो लवणता क्या हो जाएगी, अगर पानी नहीं भी वाष्पीकृत हो रहा है और अगर जल की मात्रा बढ़ जाए तो लवणता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर नहीं भी कम होता है तो उतना ही रहेगा, नहीं भी कम होता है तो समान रहेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है। अब आते हैं यहां पर, इस पर विचार करते हैं। T इज प्रोपोर्शनल टू 1/d वाले फार्मूला पर विचार करते हैं। देखिए यहां पर तापमान बढ़ाएंगे, जल का आयतन बढ़ेगा, और आयतन जब बढ़ जाएगा तो डेंसिटी D कम हो जाएगा, D फॉर डेंसिटी। ठीक है, या घनत्व। ठीक है। कम हो जाएगा। उसी तरीके से तापमान को अगर हमने कम कर दिया तो जल का आयतन कम होगा, और इस प्रकार से सीधा उल्टा कर देना, घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब समझिएगा, जहां पर जल का घनत्व, सॉरी यहां उल्टा हो गया, जल का आयतन कम होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, यहां पर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो जल का आयतन ज्यादा हुआ तो घनत्व क्या हो गया, कम, और जल का आयतन कम हुआ तो घनत्व क्या होगा, ज्यादा। अब जहां पर घनत्व कम होगा वहां पर जलस्तर नीचे होता है, और जहां पर घनत्व ज्यादा होता है उस महासागर का या उस जलीय भाग का जलस्तर ज्यादा होता है। जहां पर उल्टा कर दे रहा हूं, सॉरी फिर से समझाता हूं, जहां का घनत्व कम होगा वहां का जलस्तर ऊंचा हो जाएगा और यहाँ का जलस्तर कम हो जाएगा। समझाते हैं, परेशान ना हों। ठीक है। यहाँ देखिए, शुरुआत से चलते हैं। यहाँ पर इस वाले कंसेप्ट में किसी को समस्या नहीं हुआ होगा। तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ाएंगे, लवणता अधिक हो जाएगा, और तापमान को कम करेंगे तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा, जिससे लवणता घटेगा या समान हो रहेगा। ठीक है। जब हम इस फार्मूले पर आते हैं तो तापमान के अधिक होने से जल का प्रसार होगा, इतना तो जान रहे हैं, स्वाभाविक सी प्रक्रिया ये आप लोग जान रहे होंगे कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो जल के अणुओं के मध्य का जो स्थान होता है, दो मॉलिक्यूल, दो अणुओं के बीच का स्थान, जिसे अंतरा अणु का स्थान कहा जाता है, उसमें गैप होता है, बढ़ता है, वह जगह बढ़ता है। इस प्रकार जल का प्रसार होता है, जल फैलता है। ठीक है। बचपन से भी पढ़े हैं कि किसी भी चीज को गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। यही है ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। वैश्विक तापन होगा, भूमंडलीय तापन होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो महासागरों के आयतन में वृद्धि हो जाएगी, जिससे जलस्तर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि आयतन जब बढ़ जाएगा तो
आयतन के बढ़ने से घनत्व तो कम हो जाएगा, ये चीज आपको समझना है। आयतन के बढ़ने से घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम होगा। कैसे समझिएगा, इधर आओ जरा निपू, कोई है? इधर आइए जरा। ठीक है, तो आयतन के बढ़ने से घनत्व तो कैसे कम होगा, ये आपको समझाना है। मान लीजिए कि हम आधा गिलास पानी लेकर के आपको दिए, गिलास उठाओ जरा, या साफ गिलास दे दो। आधा गिलास पानी हमने आपको दिया। अब उस हमने आपसे कहा कि इस आधे गिलास पानी को जाइए और इसको गैस पर गर्म करिए। बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गुनगुना करिए। स्वाभाविक सी पर कि उस आधे गिलास पानी में आपने 5 चम्मच नमक घुला दिया है। तो 5 चम्मच नमक घोल करके आप पानी में और ले जा करके आपने गैस पर उसको गर्म किया। तो गर्म करने के बाद उस पानी के आयतन पर में तो थोड़ा सा वृद्धि तो होगा ना। जैसे ये गिलास है, अब इस गिलास में यहाँ पर ये जो निशान बने हुए हैं, इस निशान तक, बीच में ये जो निशान बना हुआ है, यहाँ तक पानी। अब इसमें हमने क्या किया कि 5 चम्मच नमक डाल दिया। अगर मान लीजिए कि इतना तापमान बढ़ जाए कि यह पानी पूरा गिलास को फुल कर ले, वही पानी अपने आयतन को बढ़ा के गिलास भर जाए, तो अब भरे हुए गिलास में 5 चम्मच नमक होगा ना। पहले कितने में था, आधा गिलास पानी में 5 चम्मच नमक था। और जब तापमान बढ़ा और जल का आयतन बढ़ा और आयतन के बढ़ने से जब गिलास भर गया, फुल हो गया, तो अब एक गिलास पानी में 5 चम्मच नमक हो गया ना। तो एक गिलास पानी में 5 चम्मच नमक या आधा गिलास पानी में 5 चम्मच नमक, किसका घनत्व तो कम है? सवाल समझिएगा, एक गिलास पानी में 5 चम्मच नमक या आधा गिलास पानी में 5 चम्मच नमक, किसका घनत्व तो कम है? आपको उत्तर देना है। मैं कमेंट देख रहा हूं आपका। सवाल है कि एक गिलास पानी में 5 चम्मच नमक और आधा गिलास पानी में 5 चम्मच नमक घुला हुआ है, किसका घनत्व तो कम है? घनत्व का मतलब उसमें घुले हुए पदार्थ हैं, भरा गिलास में कम होगा। विखेंद्र कुमार, आधे का कम कैसे होगा? एक गिलास आधे का अधिक होगा, बिल्कुल आधा का अधिक होगा और एक का कम होगा। ठीक है, समझिए, बिल्कुल सही। जो लोग आधा बता रहे हैं सवाल नहीं सुने होंगे ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि एक गिलास पानी में 5 चम्मच नमक घुला है और आधा गिलास पानी में 5 चम्मच नमक घुला है, तो किस गिलास में डेंसिटी का मतलब उसके अंदर घुले हुए पदार्थों की मात्रा, ठीक है, ज्यादा है। तो एक गिलास में 5 चम्मच और आधा गिलास में 5 चम्मच, तो आधा गिलास पानी में 5 चम्मच है ना, ज्यादा है ना, वो ज्यादा नमकीन लगेगा ना पीने में। तो क्या कहेंगे कि इस पानी का डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि यह ज्यादा खारा लग रहा है, और जिस पानी का डेंसिटी कम होगा वह खारा कम लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल वही चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि अगर तापमान को बढ़ा देंगे तो जल का आयतन बढ़ा, यानी पानी आधा से 1 गिलास हो गया। तो आधा से 1 गिलास हुआ तो घनत्व तो कम हो जाएगा ना। और ठीक वही चीज हम तापमान को कम कर दे रहे हैं, तो जब तापमान को कम करेंगे तो जल का आयतन भी तो नीचे दबेगा। ठीक है, तो घनत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जहां पर डेंसिटी कम होगी, या यहां से रिलेट कर लीजिए, जहां का आयतन ज्यादा होगा वहां का जलस्तर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जहां का आयतन कम होगा वहां का जलस्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जरा विचार करिए कि बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग सही है, अब समझ आ रहा हूं, उसको समझिए। अब जरा विचार करिए, जब भी जलधाराओं की उत्पत्ति होगी वह अधिक लवणता से कम लवणता की ओर होगी, सॉरी, अधिक जो है जलस्तर से कम जलस्तर की ओर होगी, या कम जलस्तर से अधिक जलस्तर की ओर होगी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे,
अधिक जलस्तर से कम जलस्तर की ओर जलधारा की उत्पत्ति होती है। अधिक जलस्तर से कम जलस्तर की ओर जलधारा की उत्पत्ति होगी। उसी प्रकार से यहां पर भी अगर आप आते हैं तो महासागर में लवणता अगर आप बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो महासागर की लवणता बढ़ेगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी भी इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और महासागर की लवणता घटेगी तो इसका डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चीजों को समझने की कोशिश करिए। यहां देखिए, एक गिलास पानी में हमने 5 चम्मच नमक घुला के रखा है। यहां पर है, यहां पर है, यहां पर एक गिलास पानी में 5 चम्मच नमक हमने घुला दिया, और लेकिन कोई आया, हमारी बहन आई या भाई आया, 5 चम्मच और नमक डाल दिया इसमें, तो अब इसमें एक गिलास पानी में 10 चम्मच नमक हो गया ना, तो लवणता ज्यादा होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे होगा। और यहां पर एक गिलास पानी में 5 चम्मच नमक है, तो नीचे वाले में एक गिलास पानी में 5 चम्मच नमक है और ऊपर वाले में एक गिलास पानी में 10 चम्मच नमक है। तो 10 चम्मच नमक होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, अधिक, और 5 चम्मच नमक घुला होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि लवणता अगर बढ़ रही है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब सीधा सा बताइए, बिल्कुल वही चीज अब नीचे से मिला लेते हैं। जहां डेंसिटी अधिक था, जहां डेंसिटी अधिक था, जहां डेंसिटी अधिक था वहां का जलस्तर क्या था, अधिक था। और जहां का डेंसिटी कम था, सॉरी, डेंसिटी अधिक होगा तो जलस्तर कम था ना, यहां से मिलाना है। जहां का डेंसिटी कम था, जहां का डेंसिटी अधिक था वहां का जलस्तर अधिक था, और जहां का डेंसिटी कम था वहां का जलस्तर भी उल्टा हो जा रहा है। फिर से देखिए, यही चीज समझ लेंगे, एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा। जलस्तर पर विचार करते हैं। चलिए अब यहां से मिलाइए, जहां का डेंसिटी अधिक है वहां का जलस्तर क्या है, कम है। तो यहाँ डेंसिटी कहाँ अधिक है, तो यहाँ का जलस्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहां का डेंसिटी कम है वहां का जलस्तर क्या है, आपका अधिक। ठीक है, अब यहां देखिए, दिखाई दे रहा है इधर थोड़ा सा, तो फिर से समझाते हैं आपको। बेसिक एकदम ठेठ बांध लीजिएगा कि अगर घनत्व तो बढ़ा, इसको एकदम गांठ में बांध लीजिए, कुछ सतना ही नहीं। अगर घनत्व तो बढ़ेगा तो वह पानी को लेकर के नीचे तरेगा, ठीक है, और अगर घनत्व तो कम होगा तो पानी ऊपर रहेगा। तो घनत्व तो कम हो रहा है तो जलस्तर बढ़ रहा है, और घनत्व तो बढ़ रहा है तो जलस्तर कम हो रहा है। तो यहां पर भी यही हो गया, जलधारा किधर से किधर चलेगी, अधिक जलस्तर से कम जलस्तर की ओर, ठीक है। तो ये जलधारा की दिशा है। जलधारा की दिशा है, ठीक है। परवीन रानी सवाल क्या पूछ रहे हैं फिर से बताइए। चलिए ठीक है, समझ में आ गया आपको। निप्पू कहाँ है, जरा बुलाओ, कैमरा थोड़ा सेट करें, थोड़ा सा इसको, इधर का दिख नहीं रहा, हल्का सा, बस बस थोड़ा सा हो, बस इधर का देखो, थोड़ा सा, और इधर, और इधर, बस ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ठीक है।
सबको दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। चलिए बोर्ड पर आइए, फिर से रिपीट करते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो सवाल गलत नहीं होगा। तापमान बढ़ा, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, वाष्पीकरण बढ़ेगा। जहां भी वाष्पीकरण ज्यादा होता है वहां की लवणता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पानी भाप बन के उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा, तो लवणता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लवणता बढ़ेगा तो उस पात्र में डेंसिटी, उस महासागर का डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डेंसिटी बढ़ेगा तो जलस्तर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से तापमान कम, ठीक उल्टा करते जाएंगे, वाष्पीकरण कम, लवणता कम, डेंसिटी कम, जलस्तर अधिक। T इज प्रोपोर्शनल टू 1/d होता है, इसी को समझ लेना है कैसे होता है। हमने कहा तापमान बढ़ाएंगे तो जल का आयतन बढ़ जाएगा। हमने गिलास में नमक डाल करके उदाहरण देकर के आपको समझाया कि आयतन बढ़ेगा तो आधा गिलास पानी में पहले 5 चम्मच नमक घुलाए हुए थे, लेकिन उसको गर्म करके जब हमने 1 गिलास पानी बना दिया तो घनत्व उसका क्या हो गया? 1 गिलास पानी में 5 चम्मच नमक हो गया, तो घनत्व तो कम हो गया। और इस तरीके से जब घनत्व तो कम होगा तो उसका जलस्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जल का आयतन कम हुआ, जलस्तर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे में जलधाराओं की उत्पत्ति अधिक जलस्तर से कम जलस्तर की ओर होती है। अब जरा समझिए, आपसे सवाल पूछा जाता है, क्या क्या सवाल यहाँ से पूछा जाएगा? सुनिए, इतने सारे सवाल यहाँ पर बनेंगे। पूछेगा कि महासागरीय जल के तापमान पर, तापमान और घनत्व में क्या संबंध होता है? तो आप कहिएगा विलोम संबंध होता है। पूछेगा तापमान और लवणता के बीच क्या संबंध होता है? तो आप कहेंगे अनुलोम संबंध होता है। पूछेगा तापमान के बढ़ने से घनत्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आप कहेंगे कि तापमान के बढ़ने से डेंसिटी घटेगा। ठीक है। पूछेगा कि जलधाराओं की उत्पत्ति किधर से किधर होती है? तो आप कहिएगा कि अधिक, यहाँ देखिए, कम लवणता वाले महासागरों से, कम लवणता वाले महासागरों से अधिक लवणता वाले महासागरों की तरफ जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। कम लवणता वाले महासागरों से अधिक लवणता वाले महासागरों की ओर जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है। इतने सारे सवालों का जवाब आप केवल और केवल मेरे इस 4 से 5 लाइन के इस लेक्चर से दे सकते हैं। यानी जीवन में गलती नहीं करिएगा यदि आप उस T इज प्रोपोर्शनल टू S और T इज प्रोपोर्शनल टू 1/d को याद कर लेते हैं। T इज प्रोपोर्शनल टू S और T इज प्रोपोर्शनल टू 1/d। अब हम आते हैं एक स्वाभाविक सी चीज आपको बताने। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनका साइंस बैकग्राउंड होगा, साइंस बैकग्राउंड के लोगों के साथ समस्या क्या बन रही होगी कि वह इन दोनों फार्मूलों में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे होंगे। ठीक, उनके लिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं, समझिएगा जरा। साइंस बैकग्राउंड के लोग क्या करेंगे कि T इज प्रोपोर्शनल टू 1/s, समीकरण 1 और समीकरण 2, T इज प्रोपोर्शनल टू 1/d, इन दोनों को मिला करके एक नया फार्मूला ड्राइव करेंगे। और क्या ड्राइव करेंगे कि T इज प्रोपोर्शनल टू S है, तो ये लोग इसको मिला करके क्या फार्मूला ड्राइव करेंगे? फार्मूला देखिए ये बन जाएगा। वो लोग सोचेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि T इज प्रोपोर्शनल टू S है और T इज प्रोपोर्शनल टू 1/d है, तो यहाँ से तीसरा फार्मूला निकल जाएगा। क्या निकलेगा? S इज प्रोपोर्शनल टू 1/d। ये आपने तीसरा फार्मूला बना लिया। जितने लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके साथ ये समस्या उत्पन्न हो रही होगी। तब अगर S इज प्रोपोर्शनल टू 1/d हो जाएगी तो फिर S इज प्रोपोर्शनल टू 1/d इस तीसरे फार्मूले से यहां पर थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि यहां तो समानुपाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भूगोल है, विज्ञान नहीं है। मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं बार बार, भूगोल की क्लास है, विज्ञान की क्लास नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, विज्ञान की चीजें सार्वभौमिक सत्य होती हैं, तो भूगोल की भी सार्वभौमिक सत्य होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, मैं बता रहा हूं समस्या कहाँ है, ध्यान रखिएगा। दोनों फार्मूलों को एक मत करिएगा, व्यवहारिक रहिए। व्यवहारिक ज्ञान ये है कि स्वाभाविक सी चीज है, मन से सोचिए, दिमाग से सोचिए कि यार जिस लवणता, नमक बढ़ते जाएगा, लवणता बढ़ते जाएगा, तो लवणता के बढ़ते रहने से डेंसिटी बढ़ेगी ना। ठीक है, तो लवणता के बढ़ते रहने से डेंसिटी बढ़ेगी और लवणता के कम होने से डेंसिटी घटेगी। अगर इसको आप बहुत ही व्यवहारिक सोचते हैं, अपने मन से दिमाग आगे सोचते हैं, तो स्वाभाविक सी चीज है।
कि किसी गड्ढे में नमक फेंकते जाए, नमक डालते जाए, नमक डालते जाए, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा ना। ये तो व्यवहारिक ज्ञान हुआ, अनुभव की चीजें हो गई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान, तथ्य, फैक्टर, किताबें, विज्ञान, फार्मूला क्या कहता है। जब आप इस पर आते हैं तो ये कह रहा है कि देखिए दोनों ही दशाएं ये अलग अलग दशाएं हैं, ये एक अलग दशा है, ये एक अलग महासागरीय दशा है। अलग महासागरीय दशा है और ये एक अलग महासागरीय दशा है। दोनों अलग अलग दशाएं, अलग अलग कंडीशन है, और दो अलग अलग कंडीशन के फार्मूले एक साथ नहीं लगाए जाते, हमेशा ध्यान रखिएगा। दशा है, कंडीशन है, ये दोनों अलग अलग परिस्थितियों में बनाए गए नियम हैं, और दोनों अलग अलग परिस्थितियों को एक करके हम अपनी चीजों को एक कर सकते हैं ना भाई, जो हमने बनाया। लेकिन जो प्रकृति ने बनाई है हम उसको एक नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि आप उसको एक कर दीजिए। ये तो दोनों अलग अलग दशाएं हैं। हाई से लो जलस्तर की तरफ चलती है, हमने बताया। शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। करिश्मा चौधरी जी, हमने कहा कि महासागरीय जलधाराएं अधिक जलस्तर से कम जलस्तर की ओर चलती है। कोई भी पानी, करिश्मा जी, कोई भी पानी का बहाव कब होगा, अधिक से कम की ओर होगा ना, वही हमने बताया, अधिक से कम की ओर होगा। ठीक है, तो अधिक से कम की ओर होगा। अब ये अलग फैक्टर हो गया कि जलस्तर को कौन निर्धारित कर रहा है। जलस्तर को लवणता निर्धारित कर रहा है। तो पूछेगा ना सवाल आपसे कि क्या जलधाराओं के उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में लवणता एक कारक है कि नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। लवणता भी जलधाराओं को उत्पन्न करता है। जलधाराओं को दिशा नहीं देता, उत्पन्न करने वाला कारक है। समझ में आ रहा है करिश्मा जी? करिश्मा चौधरी कमेंट लिखें अपना। चलिए, अच्छी बात है। अब यहां देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि T इज प्रोपोर्शनल टू S और T इज प्रोपोर्शनल टू 1/D, ये दोनों क्या है, अलग अलग महासागरीय दशा है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, विश्व में बहुत सारे ऐसे महासागर हैं जहां की लवणता ज्यादा है या उन महासागरों का तापमान ज्यादा है। ठीक है, जैसे उष्णकटिबंधीय महासागर हो गए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हिंद महासागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, यहाँ पर इंडियन ओशियन हो गए, बे ऑफ बंगाल हो गया। ठीक, अब ये बंद महासागर हैं, क्लोज महासागर हैं या आंशिक बंद महासागर हैं। ठीक, सेमी क्लोज महासागर है। तो बंद महासागरों का तापमान कुछ ज्यादा होगा खुले महासागरों के तुलना में। तो हो गया ना अलग अलग दशाएं। मतलब क्या हुआ कि जब T इज प्रोपोर्शनल टू 1/S में कहता हूं, तो T इज प्रोपोर्शनल टू S, जब मैं T इज प्रोपोर्शनल टू S कहता हूं, तो ये उन महासागरों की बात चल रही है जहां जिन महासागरों का तापमान ज्यादा है, बंद महासागर हैं, आंशिक रूप से बंद महासागर हैं, या कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के आसपास पाए जाने वाले महासागर हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब T इज प्रोपोर्शनल टू 1/D की बात चल रही है, तो क्या कह रहा है कि तापमान बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये उन महासागरों की बात चल रही है जो बहुत सारे ऐसे महासागर हैं, जो बहुत बड़े बड़े महासागर हैं, जिनका तापमान और घनत्व का सीधा संबंध दिखाई देता है। ये अलग अलग दशाएं हैं, अलग अलग महासागरों में कहीं पर लवणता प्रभावी हो जाती है, कहीं पर तापमान प्रभावी हो जाता है। तो वहां पर ये देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि तापमान अधिक होने के बावजूद भी लवणता कम पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर है। तापमान अधिक है, वाष्पीकरण भी बहुत ज्यादा है, लेकिन लवणता कम है,
तो उसका वजह क्या है, उसमें नदियां आकर के गिर रही होंगी, स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है। तुम जब नदियां आके, हो गया ना, कंडीशन हो गया ना। कहने का मतलब कि, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो फार्मूला हम बनाए हैं ये अलग अलग दशाओं पर निर्भर करते हैं। इसको दोनों को कभी भी एक करके मत देखिएगा, दोनों को एक साथ ज्वाइन करके तीसरा फार्मूला बनाने का प्रयास मत करिएगा। ये साइंस बैकग्राउंड के लोगों से विशेष रूप से आग्रह करता हूं। क्लियर? क्यों नहीं? क्योंकि ये मैथ नहीं है, मैथमेटिक्स के तरीके से हम लोग फार्मूला ड्राइव करते हैं, ऐसा नहीं है। ये फार्मूले दशाओं पर बनाए गए हैं, कंडीशन पर बनाए गए हैं। ठीक है? क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है इसलिए मैं सारी चीजों को साइंस ओरिएंटेड करके पढ़ाता हूं। ठीक, समझ में आ गया होगा सारे लोगों को? ठीक है, बंद का ज्यादा या खुला का कम जैसा कोई चीज नहीं है प्रमोद जी। अभी आगे आएंगे, थोड़ा सा वेट करिए, बहुत ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रमोद थोड़ा सा वेट करिए, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि किन महासागरों का लवणता कैसे बढ़ेगा, कैसे कम होगा। कंसेप्ट देखिए, बहुत ही दिक्कत क्या होती है, कई सारे लोग आप लोगों को पढ़ाते होंगे, आप लोगों को समस्या ये होती है, लोग रटवाने का प्रयास करते हैं। रटिए मत, कंसेप्ट तैयार करिए, अपने आप महासागर की लवणता तैयार हो जाएगी और महासागर का तापमान तैयार हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, तो यहां पर कोई समस्या नहीं है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए, तो अभी तक के क्लास में हम लोगों ने यह समझा कि महासागरी अब्दुल कलाम जी समझ में आ रही है, अच्छी बात है। प्रमोद चौरसिया जी ओके, चलिए अच्छी बात है। ठीक, अब जरा समझना है, ये मैं अब तक आपको क्या पढ़ाया, दो फार्मूला दिया। पहला हमने दिया कि T इज प्रोपोर्शनल टू S और दूसरा दिया T इज प्रोपोर्शनल टू 1/D। तापमान बढ़ेगा लवणता बढ़ जाएगा और तापमान बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा। इन दोनों चीजों को समझाने का हमने पूरा प्रयास किया, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब यहां से जो सवाल पूछता है आपसे वो ये पूछा जाता है कि महासागरों के तापमान या कोई भी महासागर है तो उस महासागर के गर्म होने के पीछे महासागर को कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इस महासागर को गर्म करते हैं या इसके तापमान को बढ़ाते हैं। तो महासागर को गर्म करने का जो प्रमुख कारक है, प्रमुख स्रोत, सौर ऊर्जा है और अन्य स्रोतों में महासागर के नीतल पर ज्वालामुखी क्रिया होती है। महासागर गर्म कैसे होता है? प्रमुख स्रोत कौन सा है? मुख्य स्रोत सूर्य है और अन्य स्रोतों में महासागर के पेदी पर, बॉटम पर बॉटम पर जो ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं, ज्वालामुखी फटते रहते हैं, जो उनसे मैग्मा निकलता है, वह भी महासागर के तापमान को थोड़ी बहुत मात्रा में क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और इस तरीके से महासागर क्या होते रहता है, गर्म होते रहता है। अब उसके बाद जब महासागर गर्म हो जाएगा तो सीधा सा बात है, जिसका जो चीजें हीट होती हैं, गर्म होती हैं, वे ठंडा भी होती हैं, शीतलन भी होगा इनका, यानी शीतलन भी होगा। अब यहां से आपसे सवाल पूछता है कि महासागरों के ठंडा होने और महासागरों के शीतलन में कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं। तो जो वस्तु गर्म होगी वह ठंडा भी होगी, वह अपने ऊष्मा का निष्कासन भी करेगी। इस प्रकार महासागर के शीतलन में किसका कितना योगदान है,
ये आपसे सवाल पूछा जाता है। महासागर के शीतलन में किसका कितना योगदान है, ये हमसे सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये हमने एक महासागर आपको बना दिया, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस महासागर में, महासागर गर्म हो चुका है। कैसे गर्म हुआ है, कैसे गर्म हुआ है? महासागर गर्म हुआ है सूरज के द्वारा, सन के द्वारा, सूर्यातप के माध्यम से, इंसोलेशन के माध्यम से। और कैसे गर्म हुआ है? थोड़ी बहुत मात्रा में ज्वालामुखी के क्रिया के द्वारा। अब महासागर का तापमान बढ़ा। महासागर का तापमान जब बढ़ेगा तो महासागर अपने तापमान को ठंडा भी करेगा। अगर ऐसा नहीं करता तो एक समय के बाद सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। तो महासागर को अपने तापमान को कम करना भी जरूरी है। अब इसमें 3 प्रोसेस हैं जिससे महासागर के तापमान में कमी आती है। पहला, वाष्पीकरण की प्रक्रिया। दूसरा, पार्थिव विकिरण। और तीसरा, चालन विधि। अब समझ में आ गया होगा बेसिक क्लास में क्यों ले रहा था। भूगोल के टॉपिक वाइज क्लास को शुरू करने के पहले या समुद्र विज्ञान को शुरू करने के पहले शुरुआत के 7, 8, 9 दिन तक आपको फ्री में क्यों पढ़ाया गया या बेसिक क्लास क्यों पढ़ाया गया। अब मैं आज के टॉपिक में पार्थिव विकिरण को नहीं बता सकता हूँ कि पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किसे कहते हैं। आज मैं आपको वाष्पीकरण नहीं बताऊंगा, आज मैं चालन नहीं बताएं तो चालन बता दूंगा क्या होता है। समझ में आ गया होगा सारे लोगों को कि मैं बेसिक क्यों पढ़ा रहा था। ठीक है, बिना बेसिक क्लास पढ़े हुए भूगोल को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि कैसे लोग क्लास लेते हैं, आते हैं तुरंत ही क्लास की शुरुआत कर देते हैं। पार्थिव विकिरण वगैरह कैसे समझाते होंगे बच्चों को क्लास के बीच में। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आज क्लास में जुड़े हैं, पहले से हमारे बेसिक क्लास को नहीं पढ़े हैं। ठीक है, जो लोग भी हैं वो केवल यस यस टाइप करके लिखें कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरा बेसिक क्लास नहीं किया है, ताकि मुझे पता चल जाए, ताकि मैं फिर से 3-4 दिन बेसिक क्लास का या एक लंबा क्लास ले सकूं, ताकि आपको वहां पार्थिव विकिरण समझ में आए, वाष्पीकरण समझ में आए। राजकुमार आपने भी नहीं किया है, ललित वर्मा आपने भी नहीं किया है, चलिए लिखते जाइए। जो लोग भी नहीं किए हो केवल यस यस लिखते जाए, काफी लोग हैं। यही सारी चीजें होती हैं। ब्रह्म सिंह, अस्मा, यस, कोई बात नहीं, जो लोग नहीं किए हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आने वाले 4-5 दिनों में मैं एक फिर से बेसिक क्लास लूं, ताकि आप सारे लोगों को पार्थिव विकिरण, वाष्पीकरण की सारी प्रक्रिया समझ में आ जाए। अगर नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं है, यूट्यूब पर जाइए, वहां पर मेरा वीडियो रखा होगा, वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और उस वीडियो को देख करके पार्थिव विकिरण हमने बहुत बढ़िया से समझा रखा है, वाष्पीकरण समझा रखा है। ठीक है, वे सारे के सारे लोग ब्रह्म भारती, आप लोग जाकर वीडियो देखिए, वीडियो मिल जाएगा। वीडियो देखिए, यहाँ पर जाकर के वीडियो जब देखेंगे तो आपको वहाँ पर वीडियो मिलेगा सारा का सारा। ठीक है, और वीडियो को देख करके आप क्या करिएगा कि उन दोनों चीज़ों को समझ लीजिएगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप फिर से, जब मैं कल क्लास लेने आऊँगा, सारे लोग एक बार बता दीजिएगा कि सर ये सब चीज़ें समझना है, मैं समझा दूंगा। चलिए यहाँ पर आते हैं। वाष्पीकरण, पार्थिव विकिरण और चालन विधि। मेरा आपसे सवाल है, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं इस समय लाइव हमसे जुड़े हुए हैं, आप मुझे ये बताइए कि
महासागर के शीतलन में, महासागर के कूलिंग में, महासागर के ठंडा होने में इन तीनों में से सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा? खूब सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। बेसिक क्लास जो पढ़ चुके हैं वो खूब बढ़िया से सोच समझ के उत्तर देंगे, जल्दीबाजी मत करिए। सवाल है कि इन तीनों में से महासागर के ठंडा होने में सबसे ज्यादा भूमिका कौन निभाता है, सबसे ज्यादा किसका योगदान है? ठीक है, अपना उत्तर दीजिए। पवन, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण डालिए, मिल जाएगा। रंजना अग्रहरी कैपिटल में डालिए PRG, मिल जाएगा। और पार्थ पर भी वीडियो मिल जाएगा। वाष्पीकरण, चालन विधि, नजर आलम चालन विधि क्यों लिख रहे हैं? वाष्पीकरण, पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण, अच्छा चलिए ठीक है। वाष्पीकरण, सबसे ज्यादा लोग वाष्पीकरण के हैं, 2 लोग चालन विधि और पार्थिव विकिरण के हैं। चलिए आपको समझाते हैं। बोर्ड देखिए, बोर्ड देखिए, बोर्ड देखिए। 51%, 47%, 2%। ठीक है, ये है क्रम, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब जरा कम समझिएगा भाई। महासागरों के 71% भूभाग पर पानी है, तो हो ना हो इस पानी से वाष्पीकरण होगा ना, तो पार्थिव विकिरण भी महासागरों से होगा और वाष्पीकरण भी महासागरों से होगा। ठीक है, लेकिन खुद सोचिए पूरे दिन, ठीक है, पूरे दिन जब तक सूर्योदय होता रहेगा, जब तक आसमान में सूरज दिखाई देता रहेगा, तब तक तो क्या होता रहेगा? वाष्पीकरण होता रहेगा ना। मान लीजिए 6 बजे सूर्योदय हो गया और शाम के 5 बजे तक क्या है? सूर्योदय है, तो 12 घंटा लगभग हुआ। और जब महासागर गर्म हो जाता है तो रात के 11, 12, 2 बजे रात तक भी वाष्पीकरण चलते रहता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा? वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण दिन के समय भी होने वाली प्रक्रिया है और महासागरों में रात के समय भी होने वाली प्रक्रिया है, दिन और रात दोनों समय होगा। लेकिन पार्थिव विकिरण तो केवल रात में होने वाली प्रक्रिया है ना। तो पार्थिव विकिरण केवल रात में उष्मा का निष्कासन जो पृथ्वी करेगी। पार्थिव विकिरण यानी पृथ्वी के द्वारा उष्मा का विकिरण, यानी पृथ्वी के द्वारा उष्मा का निष्कासन। तो पार्थिव विकिरण के द्वारा महासागरों से रात में उष्मा के जिस भाग का निष्कासन होता है उसे पार्थिव विकिरण कहेंगे। उसका भाग, उसकी मात्रा जलवाष्प के गुप्त उष्मा से कम होगा ना, या वाष्पीकरण से कम हो जाएगा, क्योंकि वाष्पीकरण दिन में भी हो रहा है और रात में भी हो रहा है। यानी लोटे को गैस पर से उतार के रख देते हैं तब भी वाष्पीकरण होते रहता है, या किसी भगोना या पतीली में पानी गरमाते हैं तो पानी को आंच पर से, या ऐसा कहिए कि स्टोव पर से, बर्नर पर से, गैस सिलेंडर पर से नीचे उतार देते हैं तब भी वाष्पीकरण होते रहता है। ठीक वही चीज महासागर में भी होगा ना। दिन के समय तो जब तक सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, पानी गर्म हो रहा है, लेकिन जैसे उसको नीचे उतार दिए, या ऐसे कहिए कि दिन खत्म, रात शुरू हो गई, तब भी तो वाष्पीकरण होता रहेगा ना। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा? वाष्पीकरण का। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब समझिए कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसके बाद जो सवाल पूछा जाता है ये कि महासागर के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अब उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, कि महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में एक सबसे बड़ा पार्ट है, वह है अक्षांशीय स्थिति।
समझिए, ये विषुवत रेखा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। इसके पहले हम आपको आपतन का कोण पढ़ा चुके हैं और बताए थे कि सौर किरण और पृथ्वी के सतह के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन का कोण कहते हैं। अब यहां पर जरा समझिएगा, एक महासागर हमने यहां ले लिया, एक महासागर हमने यहां ले लिया, एक महासागर हमने यहां ले लिया, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। यहाँ के महासागर का तापमान, यहाँ के महासागर का तापमान और यहाँ के महासागर का तापमान। आप लोगों को बताना है कि कहां पर स्थित महासागर का तापमान सर्वाधिक होगा और कहां पर स्थित महासागर का तापमान कम होगा। नंबरिंग कर रखा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कहां पर स्थित महासागरों का तापमान अधिक होगा और कहां पर स्थित महासागर का तापमान कम होगा। कम कहां पर होगा, सारे लोग बताइए, कम कहां पर होगा। 1 नंबर तो सब लोग बता रहे हैं, मनोज कुमार चौहान 2 नंबर बता रहे हैं, राजकुमार 3 नंबर पर, सारे लोग 3, 1, 3। अधिक और कम का उत्तर 1, 3, 1 पर अधिक, 3 पर कम। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 3 पर कम। चलिए, गुंजन कुमार लिख रहे हैं सबसे अधिक 1 पर, सबसे कम 3 पर। राजकुमार लिख रहे हैं निधि पांडे 3 पर, बहुत अच्छी बात है। कम खामेश्वर प्रसाद 3 पर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैसे समझाया आपने? आप उत्तर तो दे दिए, रुक जाइए, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल जो पूछेगा वो समझिए। आपने, आपके दिमाग ने काम किया, आपने उत्तर दे दिया। अब सवाल क्या पूछेगा जरा उसको समझिएगा। सवाल क्या पूछेगा, कथन समझिए। मैं कथन लिख रहा हूं, अब रुक जाइए आप लोग, मैं कथन दे रहा हूं, कथन ध्यान से सुनिएगा।
उत्तर दीजिए आप लोग। कथन है उच्च अक्षांशीय महासागरों में तापमान कम पाया जाता है। राम विचार यादव व्याख्या कर रहा है, पवन मंडे जी व्याख्या करवा रहे हैं, थानेश्वरी तिवारी व्याख्या कर रहा है, सारे लोग व्याख्या करवा रहे हैं, केवल संतोष यादव जी व्याख्या नहीं करवा रहे हैं। सौरभ पाठक व्याख्या ए सही है और आर गलत करवा रहे हैं। ठीक है, सारे लोग बी करवा रहे हैं। राजकुमार सी हैं, भारत भारती डी हैं। अभी मैं निधि पांडे जी, मैं अभी आपसे न तो खुला पर विचार करवा रहा हूं ना बंद पर विचार करवा रहा हूं। ठीक है, तो मैं खुला और बंद पर विचार करवाएंगे तो विचार करिएगा। ठीक है, आते हैं वहीं पर आएंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलिए, जो लोग भी बी के अलावा कुछ और उत्तर लगाए हैं वो जरा एक बार पुनः विचार करें। आपका उत्तर इसलिए गलत हो रहा होगा कि आपने आपतन का कोड, हमारा जो बेसिक क्लास है, वो आपने पढ़ा नहीं होगा। आपतन का कोड, ये है आपतन का कोड। तो आपतन का कोड विषुवत रेखा पर 90 डिग्री है और जैसे जैसे वो अक्षांश की तरफ जा रहे हैं वह कम होता जाएगा और 90 डिग्री पर जाकर के 0 डिग्री हो जाएगा। तो क्या है कि उच्च अक्षांशीय महासागरों में तापमान कम पाया जाता है। उसका वजह क्या है? क्योंकि इसे सूर्यातप की कम प्राप्ति होती है ना। और सूर्यातप की कम प्राप्ति क्यों हो रही है? क्योंकि आपतन का कोण ज्यादा उसी अनुपात में कम हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। ध्रुवीय क्षेत्रों में या उच्च अक्षांशीय महासागरों में स्थित तापमान कम इसलिए है क्योंकि वहां पर सूर्यातप की प्राप्ति कम हो रही है। तो सूर्यातप की प्राप्ति कम क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जा रही हैं। तो सूर्य की किरणें तिरछी क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपतन का कोण कम हो जा रहा है। तो जहां पर आपतन का कोण कम होगा वहां प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा भी कम होगी, और जहां पर आपतन का कोण ज्यादा होगा यानी सूर्य की किरणें लंबवत आएंगी, वहां प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब आपतन के कोण और अक्षांशीय स्थिति में विलोम संबंध है। देखिए, आपतन का कोण विषुवत रेखा पर ज्यादा, विषुवत रेखा मतलब निम्न अक्षांश, विषुवत रेखा मतलब निम्न अक्षांश, तो निम्न अक्षांश यानी 0 पर 90 विलोम संबंध हो रहा है ना। और जब ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो 90 पर कम हो जा रहा है। तो आपतन का कोण और विषुवत रेखा के, आपतन का कोण और अक्षांशीय स्थिति के बीच में क्या हो जा रहा है? विलोम संबंध हो रहा है। वही मैंने लिखा है कि उच्च आपतन का कोण और तापमान, आपतन का कोण तापमान को प्रतिलोम से प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहां देखिए कि आपतन का कोण तापमान को प्रतिलोम, तापमान को प्रतिलोम, तो तापमान मतलब आपतन कोण जहां ज्यादा होगा वहां तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बात सही, यहां देखिएगा। अब यहां पर हमको लिखना चाहिए था कि आपतन का कोण तापमान को प्रतिलोम, आपतन के कोण को यहां पर हम अगर मिटा करके ये लिख दें, समझिएगा, इस कथन और कार्य के अनुसार, इस कथन और कार्य के अनुसार आपतन का कोण तापमान को प्रतिलोम से प्रभावित करता है। तो अब यहां समझिएगा कि आपतन का कोण इज प्रोपोर्शनल टू सूर्यातप, इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सूर्यातप जहां ज्यादा होगा वहां तापमान, तो ये कथन सही हो जाएगा, प्रतिलोम नहीं होगा, अनुलोम होगा। तो ये सही होगा और फिर क्या हो जाएगा? कारण गलत हो जाएगा।
तो ये डी उत्तर होगा इसका, डी। सॉरी, हम भी आप लोगों के कमेंट में बह गए थे। जितने लोग डी लिखे हैं वे ज्यादा सही हैं, और जितने लोग बी लिख करके व्याख्या करवा रहे हैं, अगर यहीं पर मैं ये कर देता कि आपतन का कोण तापमान को प्रतिलोम प्रभावित करता है। अब देखिए मैं यहां चेंज कर रहा हूं, आपतन का कोण, आपतन के कोण, अब यहां मिटा रहे हैं, आपतन के कोण को, आपतन के कोण को, आपतन के कोण व अक्षांशीय स्थिति में प्रतिलोम रूप से प्रभावित करता है। या आपतन के कोण को अक्षांशीय स्थिति, वह हटा दीजिए, आपतन के कोण को, आपतन के कोण को, आपतन के कोण को अक्षांशीय स्थिति प्रतिलोम प्रभावित करता है। तो अगर ये आ जाएगा तब फिर उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निप्पू, निप्पू, ये मिटा नहीं रहा है, देखो जरा। अच्छा मिटा दिया, ठीक ठीक ठीक, समझ गए। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा समझिए। इसके पहले अंतर समझिएगा। आपतन का कोण, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सालों को इसमें परेशान ना होइए, मैं कथन लिख रहा हूं। आपने ये तो बताया कि इसका तापमान सबसे ज्यादा होगा, इसका तापमान कम होगा, इसका तापमान और कम होगा, ठीक है। अब क्यों होगा, जरा स्टेटमेंट पर विचार करिएगा। हमने आपको दो कथन दिया। पहला क्या कहा कि जो है आपतन के कोण जो है उसमें लिखा था कि निम्न अक्षांश 3 नंबर के महासागरों का तापमान कम। अब जो लोग आपतन नहीं समझ रहा समझिएगा, आपतन का कोण इस समानुपाते प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा, इस समानुपाते टेम्परेचर। तो आपतन का कोण तापमान को हमने कारण में लिखा था कि आपतन का कोण तापमान को प्रतिलोम प्रभावित करता है। ठीक है, तो तापमान को प्रतिलोम कहां प्रभावित कर रहा है, समानुपाती प्रभावित कर रहा है ना। यहां देखिए, तो ये एक यहां से जो सवाल पूछता है, इसी तरीके से सवाल पूछ करके, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। ठीक हो जाता है कभी कभी तेजी से दिमाग चलाने के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस में। ठीक है, अब यहां पर देखिए, करिश्मा चौधरी नहीं समझ में आया, फिर से एक बार करिश्मा जी कमेंट करिए, करिश्मा जी कमेंट करें, समझ में आया कि नहीं आया। जी चलिए, अब यहां देखिए, तो हमने आपको बताया कि पहली चीज हमने क्या कहा कि महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला क्या होगा, अक्षांशीय स्थिति। अभी हम लोग इसी पर विचार कर रहे हैं।
अक्षांशीय स्थिति का सीधा सा कनेक्शन हमने कहा था कि किससे है, आपतन के कोण से। अब जहां भी आपतन का कोण अधिक होगा, जहां भी आपतन का कोण अधिक होगा, जहां भी आपतन का कोण अधिक होगा, वहां का तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। सीधा सा कंसेप्ट है, अक्षांशीय स्थिति का संबंध किससे है, आपतन के कोण से है। यही चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा। अब जो दूसरा पार्ट है कि और कौन से पार्ट हैं जो आपतन के कोण को प्रभावित करते हैं, तो आप कहेंगे कि एक दूसरा जो है, पहला ये हो गया, आप दूसरा कहेंगे वाष्पीकरण। यह भी क्या करता है, महासागर के तापमान को प्रभावित करता है। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है। दो फैक्टर हमने आपको बता दिया, पहला कौन सा, अक्षांशीय स्थिति, और अक्षांशीय स्थिति किसके संबंध में, आपतन के कोण के संबंध में, और दूसरा फैक्टर क्या हमने बताया कि वाष्पीकरण। सीधा सा कंसेप्ट है कि जिस भी महासागर से वाष्पीकरण ज्यादा होगा, उन महासागरों का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये व्यवहारिक सी चीजें, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा एक और चीज है जो आपको बहुत ही विधिवत तरीके से जान लेना है, वह मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा। तीसरा है स्थलीय प्रभाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहां से सवाल पूछा जाता है। स्थलीय प्रभाव। ठीक है, अब यहां समझिए। ठीक, बोर्ड देखिए, स्थलीय प्रभाव का मतलब स्थल खंड का जल पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, इस पर विचार करना है। जरा समझिएगा कि ये हमने एक ग्लोब बनाया, ये विषुवत रेखा दिया, ये उत्तरी गोलार्ध है, और यह दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कहां पर जल खंड की अधिकता है और कहां पर स्थल खंड की अधिकता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कहां पर जल खंड की अधिकता है, ठीक है, और कहां पर स्थल खंड की अधिकता है। नॉर्थ में, नॉर्थ में स्थल खंड की अधिकता है। चलिए बोर्ड पर आइए। तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, और चूंकि यहां जलखंड की अधिकता है, अधिकता है, इसलिए यहां स्थलीय प्रभाव कम होगा। ठीक है,
यहां तक समझ में आ गया? अब आप मुझे ये बताइए कि जहां स्थल खंड ज्यादा होंगे वहां के महासागरों का तापमान ज्यादा होगा कि कम होगा? जहां स्थल खंड ज्यादा है वहां के महासागरों का तापमान, औसत वार्षिक तापमान अधिक होगा या कम होगा? ज्यादा, हाई, ज्यादा, अधिक होगा। नवरुका शशि जी कम होगा लिख रहे हैं और ब्रिजेंद्र कुमार कम लिख रहे हैं। बाकी सारे लोग अधिक, अधिक, आशिक अधिक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राजकुमार जत कुछ लिखे नहीं आप। हेमलता सिंह कम, ज्यादा, अधिक, कम। चलिए, अधिक वाले लोग ज्यादा हैं, कम वाले लोग कम हैं। अच्छा ये बताइए, सीधा सा एक कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। मैं दो लोटे का उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक लोटा अभिषिक्त प्रताप का है और एक लोटा प्रमोद चौरसिया का है। ठीक है, दोनों लोग ध्यान से सुनिएगा। अभिष्ट प्रताप और प्रमोद चौरसिया, ध्यान से सुनिएगा। अभिष्ट प्रताप का जो लोटा है वो बाजार से गए हैं, 1 लीटर का लोटा खरीद के लाए हैं। और प्रमोद चौरसिया का जो लोटा है, ध्यान से समझिएगा, समझिए मैं यहां समझा रहा हूं। ये प्रताप जी का लोटा है और यह प्रमोद जी का लोटा है। प्रताप जी बाजार से लोटा खरीद के लाए हैं, साधारण लोटा है 1 लीटर वाला। और प्रमोद जी ने जो लोटा खरीदा है वह एक बढ़ई से कारपेंटर से लोहे के दुकान में जा करके इन्होंने ऑर्डर दे करके बनवाया है और कहा है कि हमारे लोटे की जो दीवारें हैं उसको थोड़ा मोटी कर देना, बाकायदे एकदम 1 इंची मोटे चादर से उसको बना देना। 1 इंची मोटा चादर वाला लोहा लगा करके मेरे लोटे की दीवार बनाना। और इनका जो लोटा है यह पतले चादर से बना हुआ है, बिल्कुल व्यवहारिक। प्रताप जी और प्रमोद जी को हम समझा रहे हैं। तो प्रमोद जी का ये जो लोटा है वह मोटे चादर से बना है और प्रताप जी का जो यह लोटा है यह पतले चादर से बना है। दोनों ही में पानी भर दिया गया है और दोनों को, ठीक है, पानी को उबाल करके और उसको लोटे को स्टोव पर से, चूल्हे पर से नीचे रख दिया गया है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे, दोनों में पानी को उबाल करके और चूल्हे पर से उतार के नीचे रख दिए। अब आप मुझे ये बताइए कि किसके लोटे का पानी ज्यादा देर तक गर्म रहेगा, प्रमोद की प्रताप? किसके लोटे का पानी ज्यादा देर तक गर्म रहेगा? बिल्कुल, प्रमोद जी का लोटा लेट से ठंडा होगा, ज्यादा देर तक गर्म रहेगा। सारे लोग प्रमोद जी कह रहे हैं मेरा वाला लोटा। बहुत अच्छी बात है प्रमोद जी, कहाँ है लोटवा? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, प्रमोद का लोटा ज्यादा देर तक गर्म रहेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, मेरी बातें समझ में आ गई। ठीक वही चीज ये स्थलीय प्रभाव है। मतलब क्या हुआ कि जहां पर जिस भी महासागर के चारों तरफ लैंड ज्यादा होंगी, जमीनें ज्यादा होंगी,
जमीन के गर्म हो जाने की वजह से महासागर का पानी देर तक गर्म बना रहेगा, उसका तापमान अधिक हो जाएगा। प्रताप जी समझ में आ गया? अब यहां वाष्पिक अब्दुल कलाम जी वाष्पीकरण पढ़ा चुके हैं, अब वाष्पीकरण विचार मत करिए, ठीक है? अब वाष्पीकरण होगा तो तापमान कम हो जाएगा। दो दो चीजें एक साथ नहीं सोचा जाता, इसको ध्यान रखिएगा अब्दुल कलाम जी। समझ में आ गया? प्रताप भाई समझ में आया? प्रताप भाई ने कमेंट नहीं किया, समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब कहने का मतलब यह है कि यहां पर ठीक वही चीज यहां पर क्या हो गया कि यहां पर स्थलीय प्रभाव की वजह से इसका पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब चलिए, चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में जलखंड की अधिकता है, मतलब क्या हुआ कि यहां स्थलीय प्रभाव कम है। अब आप बताइए कि कहां के महासागरों, ध्यान से सुनिएगा सवाल, कहां स्थलीय प्रभाव यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्थलीय प्रभाव कम। अब आपसे सवाल ये पूछना है, जो मैं पूछ रहा हूं उसको उत्तर दीजिएगा कि किस गोलार्ध के महासागरों का तापमान कम होगा? किस गोलार्ध के महासागरों का तापमान कम होगा? सवाल चला गया होगा आपके पास। मुतीन खान जी अभी आए हैं, कोई बात नहीं, वीडियो देख लीजिएगा। हंसा कुमारी दक्षिणी गोलार्ध बहुत सही है। फिर करिश्मा चौधरी उत्तरी गोलार्ध लिख रही हैं। अभी हमने कहा कि दक्षिणी गोलार्ध में जमीन कम है, पानी ज्यादा है, तो जहां जमीन कम होगा वहां स्थलीय प्रभाव कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। विजय यादव भी नॉर्थ लिख रहे हैं। क्यों भाई विजेंद्र जी नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं? सारे लोग दक्षिणी गोलार्ध लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जलखंड की अधिकता है, यानी स्थलीय प्रभाव कम है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों के जल का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई बताएगा इससे रिलेटेड सवाल कहां पूछा गया था? आप में से कोई व्यक्ति बताए कि इससे रिलेटेड सवाल कहां पूछा गया था? पिछली बार के, हाँ, नेट में ही पूछा जा चुका है। पिछली बार के पीजीटी में एक सवाल था, सवाल मैं आपको बता दे रहा हूं कि निम्न में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। जितने लोग भी अच्छे स्टूडेंट होंगे, मेरे साथ जुड़े होंगे, वो लोग कहेंगे कि सर कर्क और मकर रेखा पर तापमान ज्यादा होता है। विकल्प में दोनों था, विकल्प में दोनों दिया था, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों ही दिया हुआ था। अब आप मुझे बताएं कि कर्क और मकर रेखा में से किसी एक का चयन करना होगा तो किसका चयन करेंगे, कर्क या मकर? कर्क और मकर रेखा में से किसी एक का चयन करना होगा। बहुत ही कंफ्यूजन भरा सवाल था, क्योंकि अभी तक सारे लोगों ने पढ़ा था कि कर्क रेखा मकर रेखा व तापमान, वो दोनों दिन में से पूछ जाए एक का, ठीक है। बिल्कुल, ये सारे सवालों का जवाब आपको मेरे ही क्लासरूम से मिल सकता है और कहीं संभव नहीं है। केवल और केवल आगे बढ़ते रहिए और उसके बाद क्लास में आकर के करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। अब यहां समझिए, एक चीज यहां पर और होता है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंड के अभाव के कारण
अभाव के कारण क्या होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। इसको हिंदी में कहेंगे जल का मुक्त संचरण होता है। जल का मुक्त परिसंचरण होता है। जल का मुक्त संचरण होता है। ठीक है, अब जरा सोचिए, स्थलखंड नहीं है, स्थलखंड का अभाव है, तो स्थलखंड नहीं है तो स्थलखंड के अभाव के वजह से जो पानी बहता है दक्षिणी गोलार्ध में, वह बेरोक टोक के जहां मर्जी आए वहां बेतरतीब तरीके से बहुत ही दूर दूर तक पानी चक्कर लगाता है। पानी जमीन है ही नहीं, टकराने का कोई मतलब ही नहीं है, द्वीप ही नहीं है, कम है, बहुत कम स्थलखंड है। तो जब द्वीप नहीं है, स्थलखंड नहीं है, तो जलधाराएं क्या होती हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से पूरे समस्त दक्षिणी गोलार्ध का, यानी प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग, अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग, पुनः हिंद महासागर का दक्षिणी भाग, इन सारे, और साउदर्न ओशियन पूरा का पूरा, इन सारे भागों में धाराएं बहुत दूर दूर तक चक्कर लगाती है। फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर, बिना रोक टोक के जलधाराओं का संचरण, बिना रोक टोक के पानी का बहना। अब जरा कल्पना करिए इससे क्या होगा। ठीक है, फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर के वजह से मिक्सिंग ऑफ वाटर हो जाता है। जिसके वजह से जल का तापमान कम हो जाता है। मिक्सिंग ऑफ वाटर की वजह से जल का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अभी आपको हम बताते हैं, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझाते हैं। वंदना जी छोटी सिस्टर है। वंदना जी आपकी छोटी सिस्टर है। प्रवीण रानी, ठीक है। वंदना जी ने बताया नहीं, छोटा सिस्टर, छोटी भाई। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों ने क्या किया कि इस, ठीक है प्रवीण रानी जी हैं, चलिए आप मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कि ठंडी के दिन में आपने क्या किया कि एक बाल्टी पानी आपने लिया गर्म करने के लिए। ठीक है, एक बाल्टी पानी गर्म करने के लिए आपने लिया कि गरमा लेते हैं, उससे नहा लें। ठीक है, नहाने के लिए आपने पानी गरमाना शुरू किया। आपने क्या किया कि इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, जो ऊपर से ऐसे लटकाया जाता है, गोल 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 जो घुमा होता है, उस इलेक्ट्रिक हीटर को आपने यहाँ से फंसा करके यहाँ पर छोड़ दिया। अब इस गिलास में इलेक्ट्रिक हीटर आधा दूर तक ही पहुंचेगा, थोड़ा सा बाल्टी में ऊपर से, यानी पानी को यह इलेक्ट्रिक हीटर ऊपर से गर्म करना शुरू करेगा। ठीक, मान लीजिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पानी गर्म हुआ। और पेदी का पानी गर्म नहीं हुआ, ठंडा है। नीचे का पानी ठंडा है, ऊपर का पानी गर्म हो चुका है। तब तक छोटी वाली बहन या छोटी वाली सिस्टर आई। ठीक है, उसने क्या किया कि इसमें से हीटर ऐसे निकाला और इसमें का जो पानी है उसके अंदर मग्गा डाल करके पानी को पूरा ऐसे ऐसे हिलोड़ दिया। इसके अंदर का पानी को उसने क्या कर दिया, झकझोर दिया, मिला दिया। अब आप बताइए, पहले के तुलना में पानी का तापमान, पूरे बाल्टी के पानी का तापमान कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे सर पानी को मिक्स कर देने के बाद तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले तापमान ऊपर ज्यादा था, लेकिन पानी को जब बहन ने आकर के या छोटे भाई ने आकर के जब मिक्स कर दिया, मिला दिया, तो उसका तापमान क्या हो गया, कम हो गया। व्यवहारिक सच में ठीक वही चीज दक्षिणी गोलार्ध में जब स्थलखंड नहीं है, स्थलखंड के अभाव के कारण
जब यहाँ स्थलखंड नहीं पाए जाते हैं तो यहाँ पर फ्री मूवमेंट होता है। क्या होता है? पानी का फ्री मूवमेंट होता है, जल का मुक्त संचरण होता है, जिसके वजह से मिक्सिंग ऑफ वाटर होता है, यानी जल का मिश्रण होते रहता है। जिसकी वजह से जल के तापमान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का जो जल है वह क्या होगा? उनका तापमान क्या होगा? कम होगा। और उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का महासागरों के पृष्ठीय सतह के औसत पृष्ठीय सतह के का औसत वार्षिक तापमान अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध स्थलीय पर्वतिक महासागरों के पृष्ठीय सतह का औसत वार्षिक तापमान अधिक होता है। अब यहां देखिए, अब महासागरों में और दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये इसे क्या कहेंगे? स्थलीय प्रभाव कहा जाता है। क्या कहेंगे? स्थलीय प्रभाव। यहां तक समझ में आ गया? वंदना सिंह, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वंदना सिंह बताएं। वंदना जी, नहीं समझ में आया? वंदना जी, चलिए। तो उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान अधिक और दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का तापमान कम। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों में स्थलीय प्रभाव कम है, पहला कारण। दूसरा कारण, दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से वहाँ का जल का मिश्रण होते रहता है, जिससे महासागरों का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक चीज यहाँ पर आपको और समझ लेना है, फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक का अंत कर लेंगे। स्थलीय प्रभाव में देखिए, स्थलीय प्रभाव का वजह से और क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी एक अक्षांश हम ले लेते हैं। हम यहाँ पर 30 डिग्री अक्षांश ले लिए हैं। इस 30 डिग्री अक्षांश पर यह आपका एक खुला महासागर है। ओपन सी है। और इसी 30 डिग्री अक्षांश पर ये आपका बंद महासागर है। ओपन सी है, जैसे आपका प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर। और यह एक बंद महासागर है। ठीक है, क्लोज ओशियन है।
जैसे आपका बंद महासागर या अंशतः बंद या अंशतः ओपन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके आ जाएंगे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर जैसे महासागर। ठीक है, हम लोग ग्रीष्म ऋतु पर विचार कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु पर विचार करना है। ठीक है, अब आप बताइए, और 30 डिग्री लिखा है हमने, मतलब क्या है कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय महासागर को हमने लिया है। अब सोचिए, सारी अनुकूल दशाएं हमने आपके लिए कर दी है, टोटल अनुकूल दशा। उष्णकटिबंधीय महासागर ले लिया, मतलब खूब ज्यादा तापमान यहाँ पर मिलेगा। गर्मी का महीना ले लिया, मई जून का महीना ले लिया, जिसमें खूब ज्यादा तापमान इसको मिल रहा है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, रियाज अहमद गुड इवनिंग। ठीक है, आप लोग मुझे ये बताएं कि उष्णकटिबंधीय महासागर हैं, गर्मी का महीना है, ग्रीष्म ऋतु है, इसमें सूर्यातप की प्राप्ति बहुत ज्यादा होगी ना। तो जब सौर ऊर्जा की प्राप्ति बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पर वाष्पीकरण भी बहुत ज्यादा होगा। और वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो इस महासागर का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होगा, यहां तक कोई समस्या? हाँ, जो लैंड से घिरा हुआ हो। लवणता भी पढ़ा नहीं रहे हैं, जब लवणता पढ़ाएंगे तो उसका उत्तर में खुद मिल जाएगा। जो पढ़ा रहे हैं उसे समझने की कोशिश करिए। बंद महासागर लिख दिया हूं। बंद महासागर का मतलब चारों तरफ से लैंड से घिरा हो, या अंशतः बंद मतलब थोड़ा बहुत खुला हो और 3 ओर से या 2 ओर से महासागर से स्थल खंड से घिरा हो। मैं ये पूछ रहा हूं कि ग्रीष्म ऋतु में ओपन सी में वाष्पीकरण का दर ज्यादा होगा तो तापमान कम होगा कि नहीं होगा? राजकुमार कह रहे हैं नहीं होगा। पता ना कैसे राजकुमार कह रहे हैं नहीं होगा। इससे मतलब राजकुमार जी, जहां वाष्पीकरण होता होगा जिस बर्तन से या जिस पात्र से, उसका तापमान कम नहीं होता होगा, है ना। तो फिर से कहा, ग्रीष्म ऋतु में जिस भी जलीय भाग से या महासागर से वाष्पीकरण अधिक होगा, वहां के महासागर का तापमान कम होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे होगा। अब आप मुझे बताइए, ग्रीष्म ऋतु में ही ये चारों तरफ स्थल हैं, ये चारों तरफ लैंड हैं। ग्रीष्म ऋतु में इस स्थल का भी तो तापमान ज्यादा है। स्थल तो इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि आपको नंगे पैर जब गर्मियों में छत पर जाते हैं तो तुरंत भाग करके चले जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि ग्रीष्म ऋतु में स्थल खंड का तापमान क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि यहां पर बहुत ज्यादा वाष्पीकरण होने लगेगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर इसको समझ गए तो समझिए कि आप सारा चीज समझ गए कि अधिक वाष्पीकरण के बावजूद अधिक वाष्पीकरण के बावजूद
बंद महासागरों का तापमान अधिक बना रहता है, क्योंकि इसके चारों ओर के स्थल अधिक गर्म हो जाते हैं। इसके चारों ओर के स्थल अधिक गर्म हो जाते हैं। ठीक है, चीज जरा समझिएगा, बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट कंसेप्ट है ये, समझाना आपको बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि मैंने आपसे ये कहा कि एक ही अक्षांश पर, यानी 30 डिग्री अक्षांश पर, एक ही अक्षांश पर स्थित एक खुला महासागर, लिख रहा हूं, एक ही अक्षांश पर यानी 30 डिग्री पर स्थित, 30 डिग्री पर स्थित एक खुला महासागर एवं एक बंद महासागर के तापमान के वितरण में अंतर है या नहीं विचार करना है। वितरण में अंतर है कि नहीं विचार करना है। ठीक है, अब विचार करिए। ये हमने टैगलाइन दे दिया, एक ही अक्षांश पर 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित एक खुला महासागर और एक बंद महासागर के तापमान के वितरण में अंतर है या नहीं विचार करना है। विचार करना है, विचार करिए आप। नीचे जो लाइन लिखा है उस लाइन पर विचार करिए। ओपन का कम होगा, बंद महासागर का तापमान अधिक होता है। चलिए, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नियम सुनिए ध्यान से, अब आ जाइए यहां पर। हम लोग स्थलीय प्रभाव पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, हमारे तरफ आइए। मेरा सवाल ये है कि वाष्पीकरण का नियम ये कहता है कि जहां वाष्पीकरण होगा वहां का तापमान कम हो जाए, तो इसके तुलना में यहां अधिक वाष्पीकरण हो रहा है ना, तो इसका तापमान तो कम होना चाहिए ना, लेकिन इसका तापमान तो अधिक हो जा रहा है। अधिक वाष्पीकरण के बावजूद, ठीक है, बंद महासागरों का तापमान अधिक बना रहता है। मतलब अधिक वाष्पीकरण होना चाहिए, हो रहा है तो तापमान कम होना चाहिए, हो उल्टा रहा है। क्या हो रहा है कि अधिक वाष्पीकरण के बावजूद तापमान कम ना हो करके तापमान क्या हो जा रहा है, तापमान अधिक हो जा रहा है।
अधिक वाष्पीकरण के बावजूद तापमान कम न हो करके तापमान अधिक हो जा रहा है। ये समझ में आया? अधिक वाष्पीकरण के बावजूद तापमान कम न हो करके तापमान अधिक हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ के जमीन इतनी ज्यादा गर्म है कि वे गर्म जमीनें, वे गर्म स्थलखंड उस छोटे से महासागर, छोटे से सागर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर के जल के तापमान को बढ़ा देती है। वही प्रमोद जी का लोटा का हाल हो जाएगा। इसके लोटे का हाल हो जाएगा प्रमोद जी का। यानी उसके चारों तरफ के जमीन इतनी ज्यादा गर्म है कि वे जो गर्म जलीय भाग है अधिक वाष्पीकरण के बावजूद भी, क्योंकि प्रमोद जी का लोटा मोटा है तो वहां से अधिक वाष्पीकरण होगा, अधिक वाष्पीकरण होने के बावजूद भी उसमें, उस लोटे में पानी ज्यादा देर तक गर्म रहेगा। ठीक यहां पर भी कि यहां पर पानी ज्यादा, यानी अधिक वाष्पीकरण के बावजूद भी पानी क्या हो रहा है? गर्म बना हुआ है। आया ना उल्टापन? अक्षांशीय नियम क्या कहता है कि एक ही अक्षांश पर स्थित 30 डिग्री है नहीं है, एक ही अक्षांश पर स्थित सारे महासागरों का तापमान, सारे स्थान का तापमान एक होना चाहिए। एक ही अक्षांश पर स्थित सारे महासागरों का तापमान क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो एक ही अक्षांश पर स्थित इस महासागर का तापमान कम है और इस एक ही अक्षांश पर स्थित इस महासागर का तापमान ज्यादा है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तापमान में कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, यानी तापमान में क्या है? विसंगति है, तापमान में असंगति है। एक ही अक्षांश पर स्थित दो महासागरों का, एक ही अक्षांश पर स्थित दो स्थानों के तापमान में अंतर पाया जा रहा है। समझ में आ गया कि क्यों हुआ? स्थलीय प्रभाव के कारण हुआ। तो कथन देगा कि स्थलीय प्रभाव के कारण जल के तापमान में विसंगति पाई जाती है। आप कहेंगे सही है, ठीक। फिर नीचे देगा कि स्थलीय प्रभाव के कारण एक ही अक्षांश पर खुले महासागर और बंद महासागरों का तापमान अलग अलग हो सकता है। आप कहेंगे ये भी सही है, व्याख्या कर रहा है। ठीक है। ताप प्रवणता अलग चीज हो गया, तापमान में कमी के दर को ताप प्रवणता करते हैं। तापीय विसंगति का मतलब हुआ कि एक ही अक्षांश पर स्थित किसी भी दो स्थानों के बीच में तापमान का मेल न खाना या तापमान का अलग अलग पाया जाना। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये जो आपका क्लास था अभी तक, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा, अभी इसमें बहुत चीजें आपको बतानी है, कल का पूरा इसी पर चर्चा रहेगा। ठीक है, तो कल आप लोग इसी टाइम पर मिलिए। देखिए 70 वाशिंग है। ठीक है, बहुत कष्ट होता है कि आप लोग चीज़ों को और आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको पॉजिटिव करिए, लोगों को बताइए वैकेंसीज आ चुकी हैं। जो दूर दराज के मित्र हैं आपके, जो इलाहाबाद नहीं आ सकते हैं कोरोना के संकट की वजह से, उनको क्लास के साथ जोड़िए। ठीक है, क्लास को 2 बार 3 बार घर पर रिवाइज करिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस 1.5 से 2 घंटे के क्लास में आपको मिलता क्या है। जो जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही मेहनत और बहुत ही मशक्कत से आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, क्लास का लाभ उठाइए, व्यक्तियों के साथ जुड़िए और लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए गुड नाइट सारे लोगों को, हार्दिक बधाई हो, सबकी रातें अच्छी बीतें।